नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और मेरे साथ में विषय विशेषज्ञ हैं, जिनका नाम है अंकित चौधरी सर। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि एमपीपीएससी ने अपना नेगेटिव मार्किंग का पूरा सिस्टम बता दिया है, लेकिन अब बच्चों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चन्स हैं। आप ही के जो क्वेश्चन हैं इन्हीं क्वेश्चन का समाधान करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। जिस तरीके के आपके फीडबैक मिले हुए हैं हमें, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, रणनीति क्या होनी चाहिए, अब रणनीति में क्या बदलाव होना चाहिए और किस डायरेक्शन में बदलाव होना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए हम आपके समक्ष हैं आज उपस्थित। तो सर पहले कुछ इनके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर एक एक करके उनका समाधान यहाँ पर देते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहला जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अब पहले से ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर आप सभी लोगों के माइंड के ऊपर है कि सिस्टम चेंज हो गया है। अब सर हम लोगों का क्या होगा? तो ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेंगे, तो इस वीडियो के बाद आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा फ्रेंड्स, और किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारी बातें आप लोगों की क्लियर हो जाएँगी। साथ ही इस टॉपिक में हमने ये भी शामिल किया है कि तैयारी हम किस तरीके से यहाँ पे करें और किन किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि जो माइनस मार्किंग होने के बाद जो कट ऑफ का जो लेवल होगा, जाहिर सी बात है कम यहाँ पर होगा, मगर उसको किस तरीके से क्रॉस करना है, इस वीडियो में हमने उसका भी ध्यान रखा है। बिल्कुल सर, और इसमें हमने उस बात का भी ध्यान रखा है जिसमें बच्चों के आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब सीसेट का क्या होगा सर? हम्म। क्योंकि सीसेट में भी माइनस मार्किंग है, तो उसमें हम लोगों को किस तरीके की स्ट्रेटजी को अपनाना है, वो भी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जो टेस्ट सीरीज जो है उसका इंपॉर्टेंस अब कितना बढ़ जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आज से तो नहीं चल रही है, काफ़ी पहले से चल रही है, मगर अब माइनस मार्किंग होने से उसके इंपॉर्टेंस या उसका रोल जो आपके सिलेक्शन में अब वो कितना होने वाला है, उसके तो ये तो किसी से छुपा ही यहाँ पर नहीं है। मगर अब माइनस मार्किंग के बाद टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए, उसका आकलन कैसा होना चाहिए, इस विषय पर भी हम करेंगे आज चर्चा। बिल्कुल सर, और इसके साथ-साथ मैं हम लोग यहाँ पर ये भी चर्चा करने वाले हैं कि जब हम लोग प्रैक्टिस करें, जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज़ लगाएँ या हम लोग पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करें या एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, तो उस समय हम लोगों को मेनली किन बातों के ऊपर ध्यान देना है? तो आइए सर एक-एक करके हम लोग क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। चलेगा। तो जो भी अभी बीच में भी वीडियो में जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर सर तैयारी किस तरीके से यहाँ पर होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान हमें रखना है ताकि जो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर स्कोर कर सकें बच्चे। जी, बिल्कुल सर, यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है कि कैसे हम लोग अब तैयारी करें और किन बातों का अब हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अब नोट्स जो हैं अपने खुद के और बहुत अच्छे तरीके से बनाने होंगे। हर एक आयाम, हर एक डायमेंशन को आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हम कुछ टॉपिक्स छोड़ करके चले जाएँ या हम एक आध यूनिट छोड़ करके चले जाएँ, उसका हम लोग तुक्का मार देंगे, उसमें से हमारे कुछ तुक्के में सही हो जाएँगे, इस तरीके का हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो अब सिलेबस का हर एक टॉपिक आपको कवर करके जाना है। उस टॉपिक का हर एक डायमेंशन फ्रेंड्स आप लोगों को अब कवर करके जाना पड़ेगा, और उसके लिए हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हैंड रिटन नोट्स का मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि अब हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन का अब ज़्यादा महत्व इसलिए भी हो गया है क्योंकि उससे हमें अब चीज़ें याद रखने में जो है मदद मिलेगी, और वहाँ पर डायरेक्ट जैसा क्वेश्चन आया वैसा हम लोगों को आंसर लगाने में मदद मिलेगी। पढ़ते समय हमें दिमाग को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ऑटोमेटिकली पहले से हमें उस दिमाग को तैयार करके रखना पड़ेगा कि जो पढ़ रहे हैं वो याद होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम लोग पढ़ते थे तो बस पढ़ के निकल जाया करते थे पहले, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, दिमाग को पहले से इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि भैया अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, दिमाग अब तेरे को वो याद रखना है। तब जाकर के बहुत सारी चीजें हमको क्या हो पाएंगी, याद हो पाएंगी। इसके बाद कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर मैं पॉलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, संघीय व्यवस्था क्या होता है ना, फेडरल सिस्टम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आया तो वहां पर वो डाउट वाले क्वेश्चन हमसे बना सकते हैं, और उन डाउट वाले क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी से ही निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो पहले जैसे हम लोग क्या करते थे कि 2 से 3 बार रिवीजन करके चले जाते थे कि चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो हमसे नहीं बन रहा है तो उसमें हम तुक्का मार कर भी आ जाएंगे। लेकिन अब आप लोगों का रिवीजन का जो टाइम है वो आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 5 से 7 बार अब आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ी हुई चीजें अगर हमारे दिमाग में रहेंगी, बिल्कुल एकदम माइंड के अंदर रहेंगी, तो जब हमारे पास में कोई टफ क्वेश्चन आएगा ना,
तो टफ क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करने में हमको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनको हम लोग देख करके ही बाहर कर सकते हैं, और 2 ऑप्शन में से फिर हमको एक आंसर वहां पर लगाना है। तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब पढ़ी हुई चीजें आपके माइंड के अंदर बिल्कुल एकदम क्लियर रह रही होंगी। अब इसके बाद आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सी सेट वाला, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं सर को बुलाना चाहूंगा। जी सर, अब बात कर लेते हैं सी सेट। सी सेट में किस तरीके की अब आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सी सेट अभी तक पुराने पेपर से यदि हम देख रहे हैं, जब तक माइनस मार्किंग नहीं थी तो लोग इसको खास पढ़ के नहीं जा रहे थे। आप सभी को पता है जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% नंबर चाहिए होते हैं, ओबीसी एससी एसटी के लिए 30% मार्क यहाँ पर 30% क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही कर कर आने होते हैं, जो इजीली यहाँ पर हो जाते थे। मगर अब हो गया है यहाँ पर माइनस मार्किंग सी सेट में भी। तो पहले मैं आपको आकलन बता देता हूं कि पुराने कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरीके के कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग 25 प्रश्न के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। गद्यांश वाला एक पोर्शन होता है, एक गद्यांश लिखा हुआ होगा, नीचे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन होता है, संचार वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न आपकी जो निर्णय क्षमता है, जो प्रशासन में आपको बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर देती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हिंदी, और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मैथ और रीजनिंग वाले। ये पुराने सालों का एक आकलन हमने यहाँ पर किया। अब जब हमें 40% नंबर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हमें लाने हैं, तो यहाँ पर हम ऊपर वाले जो पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपका ये वाला पोर्शन कमजोर है, यानी कि मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन यदि आपका कमजोर है, तो यहाँ पर आपके ऊपर वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि इस बार आपको देखिएगा जब माइनस मार्किंग यहाँ पर होगी, पहले पेपर में स्कोर अच्छा हो जाएगा कई का, या एवरेज स्कोर यहां पर होगा, मगर सी सेट थोड़ा दिक्कत यहां पे कर सकता है यदि आपने इन टॉपिक्स को एक बार आपने अच्छे से नहीं देखा है। अब तुक्का लगाने वाली जो प्रवृत्ति है ये सी सेट में भी अब नहीं चलेगी। अधिकांश लोग ये काम करते थे, पहले 40-50 क्वेश्चन जैसे उनके सही यहाँ पर हुए, फिर आंख बंद करके तुक्का भर देते थे। अब यहाँ पे तुक्का नहीं भरना है आपको। 40-50 क्वेश्चन आपने 50 क्वेश्चन आपने यदि सही कर दिए हैं, रिमेन आप छोड़ कर भी आएंगे तो भी आपका ये क्वालिफाइंग लेवल वाला पेपर यहाँ पर है। मगर अब इस बात का ध्यान वो जरूर रखें जो फॉरेस्ट रेंजर की भी तैयारी कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर सही होने चाहिए, साथ में मैथ रीजनिंग भी अच्छे से पढ़ के जानी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अटेम्प्ट आप ज़्यादा करके आ गए हैं और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के चलते आपका टोटल नंबर जो है वो कम हो गया है। हालांकि पार तो आपका हो चुका था क्या क्वालिफाइंग नंबर, मगर जो रेंजर की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ये नंबर भी तो जुड़ेंगे भाई। तो इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है। अभी तक यहाँ पे जो तुक्के लगाए जाते थे वो चिल होके जाया कर लोग जाते थे, आराम से पहला पेपर हो चुका है, लगभग पहला पेपर क्लियर है हमारा, सेकंड में जाके हमें भर के ही आना तो हमारा सेकंड भी क्वालिफाइंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी विशेष फोकस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, खासकर वो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, रेंजर की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन में भी आपको पहले से ज़्यादा अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब इसमें आगे बात करते हैं जो टेस्ट सीरीज जो है इसका क्या महत्व अब होने वाला है। जो हमने पहले क्वेश्चन यहाँ पर पूछा ही था कि भाई टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए। जो टेस्ट सीरीज अभी तक जो आपकी चलती आ रही थी, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज चलती आ रही थी, मगर अब जो आंसर जो आप लगा रहे थे उस पैटर्न को थोड़ा सा अब आपको बदलना होगा। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। बात करते हैं जो नेगेटिव मार्किंग, जब से इस बार का जो पेपर जो होगा अप्रोक्सीमेट आपको 70% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट यहाँ पे करने रहेंगे। इतना यदि आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यदि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, उसमें से आपने 20 से 30 क्वेश्चन यदि आपने गलत कर दिए, तो जाहिर सी बात 20 नंबर 30 नंबर आपके टोटल मूलधन में से माइनस हो जाएंगे। कट ऑफ जाहिर सी बात है नीचे यहां पर जाएगा। मगर टेस्ट सीरीज को इस तरीके से देना है, इस तरीके की संजीदगी अब आपको दिखानी पड़ेगी टेस्ट सीरीज में कि यही पेपर हमारा लास्ट पेपर है और यही पेपर जो है पीएससी का पेपर है, क्योंकि यहीं से प्रैक्टिस आपकी होगी ना। अदरवाइज अभी तो आपको आदत जो है कि आपने 60 या 70 या 80 क्वेश्चन आपने सही किए, कुछ नहीं भी बन रहे थे, आपने रिस्क यहाँ पर ले लिया, तुक्के आपने यहाँ पर भर दिए। मगर यहाँ पर इन गलतियों से आपको बचना है कि भाई
जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं पहले वही सही करना है। पहले कोशिश करिएगा कि पहली बार में 60-70% आप स्कोर कर लें। रिमेनिंग आप बात करते हैं, रिमेनिंग जो क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, आपके 40% रहेंगे, उनमें से भी आप बनाने का प्रयास कीजिए कि 5 से 7 क्वेश्चन हम एक्यूरेसी की तरफ पहुँचें, वो हम सही ही यहाँ पे करके आएँ। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो अब टेस्ट सीरीज को इस तरीके से आपको देना है कि यही पेपर नेगेटिव मार्किंग के साथ हो रहा है। जी दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न आप सभी लोगों का वो ये है कि प्रैक्टिस करते समय अब हम लोगों को किस बात की ध्यान यहाँ पर रखना है। दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे हम लोग अपने से किसी बुक के क्वेश्चंस को लगाएं या फिर पीवाईक्यूज को लगाएं या फिर हम लोग कोई टेस्ट सीरीज दें, तो उसकी प्रैक्टिस करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अब आप लोग वही फीलिंग्स वहाँ पर लेकर के आएँ जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। क्योंकि वो फीलिंग्स लाने से आपको फ़ायदा क्या होगा? वो फीलिंग्स लाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो प्रेशर आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो है महसूस करने वाले हैं, वही प्रेशर अब आप लोग यहाँ पर भी महसूस करेंगे। जैसे जब भी हम क्वेश्चंस को लगाएंगे अब, तो पहले से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के अब आप लोगों को क्वेश्चंस को लगाना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अब आपको पूरा जो वहाँ पर 2 घंटे का टाइम है, उसमें पूरा कॉन्शियस रहना है पूरा आप लोगों को। क्योंकि कोई भी गलती आपको सीधा सीधा पीछे कर सकती है। आपको क्वेश्चन आपको आ रहे थे जो सही थे, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गलती आपका क्या कर सकती है? क्वेश्चन माइनस भी कर सकती है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है। तो पूरे टाइम आपको 2 घंटे आप कॉन्शियस रह करके और आंसर्स को लगाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चंस की बारीकियों को समझना है कि ऊपर लिखा हुआ है सही नहीं है, इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं उनमें अक्सर बहुत ज़्यादा गलती होती है। तो वहां पर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के और कॉन्शियस होकर के हमारे आंसर्स को लगाना है। बात करते हैं कि अब आप लोगों को अगर हम लोग देखें जिस तरीके से पुराने क्वेश्चन पेपर्स आ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको 75 क्वेश्चन, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 75 क्वेश्चंस के आसपास आपको सही करने। लेकिन ये पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग आ गई तो हो सकता है वो आप डाउटफुल क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़े से ज़्यादा दे दें। कैसे कि भाई 4 ऑप्शंस दे दिए, 4 ऑप्शंस में से आपको चारों ऑप्शंस बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि यही सही होगा, क्योंकि अब उन्होंने नेगेटिव मार्किंग कर दिया है, तो अब वो क्वेश्चन पेपर का लेवल भी चेंज कर सकते हैं। तो लेवल अगर चेंज हुआ और इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आए कि 4 ऑप्शन से और चारों ऑप्शन बिल्कुल एकदम नियर बाय आप लोगों को लग रहे हैं, तो फिर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम भी हो जाएंगे। फिर ऐसी कंडीशन में फिर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं 70 हो जाए, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 तक भी जा सकते हैं अगर उन्होंने लेवल बढ़ा दिया तो। लेकिन अभी तक जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया है, तो उस हिसाब से आप लोग मान करके चलें कि 75 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। दिमाग को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखना है। क्यों कॉन्सेंट्रेट रखना है? क्योंकि एक भी आता हुआ क्वेश्चन अगर आप लोगों का गलत होता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले जिन लोगों ने पीएससी दिया हुआ होगा, कि आप लोगों के कई बार क्वेश्चंस आते हुए गलत हो जाते हैं। अगर आप लोगों का अब आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप लोग समझ सकते हो कि वो कितना बड़ा नुकसान आप लोगों का हो जाएगा। क्योंकि कोई भी तुक्का जो आपका सही होने वाला था, अब वो उसकी भरपाई नहीं करने वाला है। क्योंकि हम लोग अब तुक्कों के ऊपर जाने ही नहीं वाले। जब हम तुक्कों के ऊपर जाएंगे ही नहीं, जो क्वेश्चन हमको आता नहीं है वो लगाएंगे ही नहीं, तो आते हुए क्वेश्चन की भरपाई वो अब नहीं करेगा। इसलिए आता हुआ क्वेश्चन अब आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए कॉन्शियस रह करके, कॉन्सेंट्रेट होकर के अब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर लगाना है। जो टेस्ट सीरीज आप लगाओ वो भी इसी तरीके से अब आप लोगों को लगानी है। बात करते हैं पहले जो प्रश्न अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, तो किस तरीके से करना है? प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करना है कि पहले उन क्वेश्चंस को आप लोगों को काला करना है, गोला जो हम लोग करते हैं, काला गोला जो करते हैं, कि 100% क्वेश्चंस जो हमारे सही हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों को गोला करना है पहले। जैसे हो सकता है कि हमने 100 के जैसे पूरा पेपर, तो पहले सबसे पहली बात तो आपको पूरा पेपर सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उसमें से जो क्वेश्चंस हमको डायरेक्ट आते हैं 100% उन क्वेश्चंस को आपको टिक कर लेना है। भाई उन क्वेश्चंस के आंसर्स लगाते समय बहुत अच्छे तरीके से आंसर लगाना है। ये नहीं होना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन का गोला भर रहे थे और दूसरे वाले क्वेश्चन का गोला भर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपके माइंड को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और ज्यादा कॉन्शियस आपको वहां पर करना पड़ेगा जब आप लोग क्वेश्चन पेपर को लगा रहे हैं। तो पहले हम लोग किस पे गोला काला करें? जो 100% हमें सही क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर्स आते हैं, उन्हीं को हम लोग काला करेंगे। ठीक है। अब अगर मान लो ये
लगभग अगर मैं इसी लेवल के क्वेश्चन पेपर की बात करूं जो अभी आ रहा है हम लोगों का, तो अगर आप लोग 75 क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हो तो फिर इसके बाद आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, रिस्क लेना ही नहीं है इसके बाद में कि भाई 75 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए, 75 क्वेश्चंस हमको डायरेक्ट आते थे, उनके हमने आंसर्स लगा दिए, इसके बाद रिस्क लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर हम लोग इससे कम क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, अगर लेवल यही रहा पेपर का तो मैं बात कर रहा हूं, अगर हम लोग उससे कम क्वेश्चंस तक पहुंच रहे हैं तो फिर क्या करना है, फिर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इलिमिनेशन जो मेथड है उसको अपनाना है। इलिमिनेशन मेथड क्या होती है कि भाई 4 हमारे पास में ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो हम लोग 2 जो ऑप्शन है उनको इलिमिनेट कर सकते हैं, बचे हुए 2 क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें पहले से टिक करके रखना है। जब हम लोग पहली बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे या 100% वाले आंसर्स जब हम लोग लगाएंगे, उसी समय उन क्वेश्चंस को हमें टिक करके रखना है कि भैया 50% हमने इनमें से इलिमिनेट कर दिए हैं और 2 ऑप्शंस में से अब हम लोगों को आंसर लगाने हैं। तो अब सेकंड जो राउंड रहेगा हमारे क्वेश्चन के गोले भरने का, वो इनको हम लोग उठाएंगे, इनको हम लोग उठाएंगे। लेकिन इनमें से भी कितने क्वेश्चंस हम लोग उठा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके 70 क्वेश्चन सही हो गए, अब हमारे 5 क्वेश्चंस अब हम लोगों को और लगाने हैं। तो अब ये मान करके चलें कि आपको 5 ही लेने हैं उसमें से, तो 5 ना लेकर के आप 7 ले लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लो एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो आपका वो भरपाई कर जाए। तो 5 की जगह आप 7 क्वेश्चंस को ले लो, 5 की जगह आप 7 क्वेश्चंस को ले लो, और उनमें से ये मान करके चल रहे हैं हम लोग कि या 7 क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं। 7 क्वेश्चन से आप 8 से 9 क्वेश्चन ले लो कि मान लो उनमें से 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो हमारी वो भरपाई आराम से हो जाए। 50% जो अब हम इलिमिनेट कर देते हैं तो क्वेश्चन के सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये मान करके चलें कि अगर हम 8 से 9 क्वेश्चंस को ले रहे हैं तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन हमारे सही बन जाएंगे। एक आध क्वेश्चन अगर हमारा गलत भी होता है तो उसकी भरपाई हमारी हो जाएगी, हम लोग 75 नंबर क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा 75 क्वेश्चंस तक हम लोग पहुंच जाएंगे। जिन क्वेश्चन का आंसर हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, मतलब जिनको हमने देखा ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, उस पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, उसको बिल्कुल छोड़ दें, उसको बिल्कुल छोड़ दें, उस पर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसा है। बाकी इलिमिनेशन प्रोसेस जो होती है वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी है। ठीक है, अगर हम लोग 75 पर चले जाते हैं तो रिस्क फिर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करना है, तैयारी हम लोगों को कुछ इस तरीके से करनी है, और पूरे सारे क्वेश्चंस के जवाब मुझे यहां तक लगता है आप सभी लोगों को मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आप लोगों के और कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम लोग उसका वीडियो जो है जल्द से जल्द बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर प्लीज सर।